हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रुद्धिमान, आप देख रहे हैं रुद्धिमान चैनल। और जैसे कि हमने कल बात किया था कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की डेली क्लास से हम रेगुलर देंगे, तो आज फर्स्ट क्लास है आरएसी क्लास की। और उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी आरएसी ट्रेड है। हम चाहे आईटीआई कर रहे हो, सीटीआई कर रहे हो, लेकिन ये कैसे स्टार्टअप हुआ, कैसे इसकी जो संरचना है वो करी गई थी। क्योंकि आपको पता है जो हमारा एनसीवीटी है, एससीवीटी है, डीजीटी है, इन सब के अंतर्गत ही हमारा सब कुछ आता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, हमें एक बार वो जरूर देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो आरएसी क्लास फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1947 में एक ही मंत्रालय था, श्रम रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि क्या करता था, सारे काम को देखता था। और ये किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। और इसका जो कार्यकाल था 1947 से 1952। और जो इसके पहले मंत्री थे कौन थे? श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम जी थे, जो 1947 से 1952 तक रहे थे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या उद्देश्य थे इनके और कैसे काम कर रहे थे, चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सरकार के जो सबसे पुराने मंत्रालय थे उनमें से सबसे पहले का ये है। अब इसके उद्देश्य कहते हैं श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। अब श्रमिक कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं मजदूर लेबर, मतलब उनके हितों की रक्षा करना, ये इनका उद्देश्य था। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना, मतलब जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे पूरी तरह से क्या करना, वहाँ पे देख रेख करना कि उनको पूरी तरह से काम करने लायक स्थान मिल रहा है नहीं मिल रहा, वहाँ पे जैसे कि काम करने योग्य स्थान है या नहीं है, वहाँ पे उचित गर्मी सर्दी का अनुभव तो नहीं हो रहा, मतलब ऐसे उसको वातावरण को प्रदान करना। उत्पादकता को बढ़ाना। उत्पादकता क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो उसका कैसे हम उसको बढ़ा सकें, ठीक है। और यह जो मंत्रालय 44 से अधिक सेंटर श्रम कानूनों के कार्यान्वयन और परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि 44 से अधिक जो सेंटर के कानून थे, जो श्रम कानून थे, उनके लिए ये क्या था, एक हेड की तरह काम करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद 1960-70 के दशक में जो स्टार्ट हुआ वो क्या आया? DGE&T। अब इसका क्या है? रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय। अब इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंदर हमारा जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और साथ में अप्रेंटिसशिप, ये दोनों को नियंत्रित करता था, उन दोनों की देखरेख करता था, उन दोनों को देखता था। ठीक है, शिक्षुता प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इनको कौन देखता था? DGE&T। कौन से दशक की बात है? 1960-70 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और उसी टाइम जो 1960-70 का दशक था उसमें एक DGE&T के अंतर्गत क्या था? अप्रेंटिसशिप था। अब अप्रेंटिसशिप का हम पढ़ते हैं, अप्रेंटिसशिप क्या होता है, एक छोटे सा अगर हम टॉपिक डिस्कस करें तो अप्रेंटिसशिप जब भी कोई बच्चा ट्रेनिंग कर लेता, ITI पास कर लेता, तो उसके बाद उसको काम करने का तजुर्बा, काम करने का प्रैक्टिस, काम करने का अनुभव कराने के लिए जो एक सरकार की तरफ से जो योजना है वो क्या है? अप्रेंटिसशिप। ठीक है, अब ये स्टार्ट वैसे कब हुआ था हम पढ़ते हैं 1961 में होता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल की तरफ चलें 1959 में इसको प्रस्ताव किया गया था। किसको? कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अप्रेंटिसशिप है उसको लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था कि अप्रेंटिसशिप करवानी चाहिए, ताकि जो ITI कर रहे हैं बच्चे उनके और भी उनको अच्छी प्रकार से या प्रैक्टिस करके उनको अच्छी प्रकार से क्या किया जा सके, श्रम कार्मिक बनाया जा सके। तो 1961 में अधिनियम पारित हुआ और संसद ने इसको मंजूरी कब दी? 1961 में। लेकिन ये लागू कब हुआ था? देखो, संसद ने मंजूरी दी थी कि 1961 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1 मार्च 1962 में, 1962। बाद में इसमें संशोधन होते रहे 1973 में, 1986, 1997, 2007, 2014, 2021। ये संशोधन क्यों होते हैं? आपको पता है, कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो उसको बीच बीच में हम क्या करते रहते हैं? मॉडिफाई करते रहते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या है? कि उसके अंदर सुधार करते रहते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो
ये सिस्टम है, हमारा जो योजना है किस प्रकार से और इसको अच्छा किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से इसको बीच बीच में क्या किया जाता है, सुधार करने के लिए संशोधन किया जाता है, ताकि जो हमारा औद्योगिक है, जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है, उसके अंदर जो हमारा ITI वाला बच्चा है वो अच्छी तरह जाके परफॉर्म कर सके, अच्छी तरह जाके सीख सके। चलिए अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2014 के अंदर परिवर्तन जो हुआ उसके अंदर आया MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। अब इससे पहले क्या था, देखो पहले तो मैं बता दूं इसकी जो स्टार्टिंग है वो 9 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई थी। और इससे पहले क्या था, 2014 से पहले क्या था, जो कार्य थे जैसे कि कौशल विकास हुआ या प्रशिक्षण हुआ, ट्रेनिंग हुई या अप्रेंटिसशिप एक्ट हुआ, तो वो जो कार्य थे वो अलग अलग मंत्रालय में दिए हुए थे। तो अलग अलग मंत्रालय के में दिए होने कारण वो जो कार्य थे वो बिखरे हुए थे। तो उन सब कार्य को एक ही मंत्रालय देखे, तो उस कारण से इसका गठन किया गया, जिसके द्वारा कि ये जो बिखरे हुए काम थे उन सबको एक ही विभाग के अंतर्गत लाया गया। कब लाया गया इसको, 9 नवंबर 2014 में। और इसमें क्या था, जो मानव संसाधन वित्त मंत्रालय थे, ये शिक्षा मंत्रालय भ्रम किया गया था। 2014 से पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय थे वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। और जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, मतलब जो हमारा कौशल विकास अभी है, उस 2014 से पहले क्या था, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था वो इसको देखता था। और ये क्या करता था, जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे ना, उनके अंदर कौशल विकास की योजना चलाते थे। तो उन सब को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, या ये कह सकते हैं उन सभी का भार जो है, उन सब का कार्य जो है MSD को सौंप दिया गया कि आप ही पूरे सिस्टम को देखिए, आप ही प्रशिक्षण संस्थान भी देखिए, आप ही DGT-ENT के तहत इसको सब कार्रवाई कीजिए, आप ही कौशल विकास को कीजिए। तो इसी प्रकार इसको स्टार्टअप किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 नवंबर 2014 को। और लास्ट में इसमें बात करते हैं हम 2015 में। 2015 में जो हमारा DGENT था, इसको DGT कर दिया गया। ठीक है, तो इसको करने का मेन मकसद क्या है कि इसको बोला गया कि आप केवल अपना जो प्रशिक्षण संस्थान है, ITI है, अप्रेंटिसशिप एक्ट है, आप इनकी ओर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि इसके ऊपर और अच्छे तरीके से काम किया जा सके और अच्छी प्रकार से जो बच्चे हैं उनको सही मार्गदर्शन किया जा सके। और इसी के तहत जो पुनर्गठन हुआ, तो स्किल इंडिया मिशन के तहत भी भारत की जो कार्यबल की कौशल आवश्यकता थी उनको पूरा करने के लिए भी इसको DGT बना दिया गया, ताकि आप इसको काम को पूरा कर सकें। तो 2015 के बाद जो हमारे कोई भी सर्टिफिकेट है जैसे कि, तो हमारा वो सब क्या देखता है, कौन देखता है, DGT देखता है। ठीक है, और ये सब जानकारी क्यों दी गई है, ताकि आप जो ITI कर रहे हो या CITS कर रहे हो, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका MSDE क्या है, DGT क्या है, उससे पहले DGENT क्या था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। और एक छोटा सा एक टॉपिक है इसके अंदर, NCVT, SCVT एंड क्या होता है। देखिए NCVT और SCVT, चलिए थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, फिर आगे कवर करेंगे। तो NCVT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप ITI में एडमिशन लेते हो तो आपकी ट्रेड जो होती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है कि आपकी जो ट्रेड है वो NCVT है या SCVT है। अब इसका मतलब क्या है, छोटा सा मैं बता दूं। NCVT नेशनल, अगर आपने ITI NCVT से किया है तो आपका जो सर्टिफिकेट है या आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो सर्टिफिकेट को लगाने का या जॉब करने का, वो पूरे नेशनल में, पूरे भारत में आप उसके दम पर अप्लाई कर सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने SCVT किया है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो जिस स्टेट में आपने ये किया है, आप केवल उसी के अंतर्गत आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, अदर जगह पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये छोटा सा इसके अंदर बात थी। और तो आगे जैसे कि हम बात करेंगे REC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक आता है कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग क्या है, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग।
देखिए सबसे पहले तो नाम को लेके चलेंगे हम, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन एवं वातानुकूलन। अब थोड़ा सा हम इसको डिवाइड कर देते हैं, रेफ्रिजरेशन को अलग कर देते हैं, एयर कंडीशनिंग को अलग कर देते हैं। अब रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है? रेफ्रिजरेशन एक हमारा, सीधी सी बात ये कर लेते हैं, जो हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो हमारी खाने या पीने की वस्तुएं हैं, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है, जिस माध्यम का यूज किया जाता है, वो हमारा क्या है? रेफ्रिजरेशन। अब हम खाते पीते क्या हैं? दूध पीते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए हमें क्या चाहिए? वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है। और जैसे मीट प्लांट हुआ, ठीक है, मिल्क हुआ, मतलब जो भी हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, उन सबको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए या उनको खराब होने से बचाने के लिए हमारा जो सिस्टम यूज होता है वो क्या है? रेफ्रिजरेशन है। अब दूसरा अगर हम देखें एयर कंडीशनिंग क्या होता है? एयर कंडीशनिंग, वातानुकूलन। अब एयर कंडीशनिंग सीधी सी बात करते हैं, ये ह्यूमन कंफर्ट होता है, इंसानों के लिए होता है। इंसानों ने क्या किया? अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए क्या करना है? आरामदायक बनाने के लिए उसको ह्यूमन कंफर्ट होना पड़ेगा। ह्यूमन कंफर्ट कैसे होता है? ह्यूमन कंफर्ट ऐसे होता है जैसे कि गर्मियों के दिन में बाहर पर जो टेम्परेचर है वो कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप उसके अंदर ह्यूमन कंफर्ट नहीं है, क्योंकि आपको स्वेटिंग आ रहा है, पसीना आ रहा है, और आप उस टाइम पे काम करने योग्य नहीं है या आराम से बैठने लायक नहीं है। तो आपने क्या किया? एक एसी घर में लगा दिया। अब एसी क्या करेगा? उस 45 डिग्री से जितना आपने सेट किया है 22 डिग्री, 24 डिग्री, 26 डिग्री तक टेम्परेचर क्या करेगा? कम करके लेके आएगा। 45 से कितना हो गया? 26 हो गया। तब आपको क्या हो गया कि हाँ अब सही है। तो ये जो कार्य हुआ है, मतलब बाहर के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर को अपने अनुसार बनाने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एयर कंडीशनिंग, वातानुकूलन। एक सिंपल वर्डिंग में, एक सिंपल डेफिनेशन के रूप में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मतलब एयर कंडीशनिंग खुद के लिए, इंसानों के लिए, कि अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं वो एयर कंडीशनिंग है, ठीक है। जहाँ पे भी आप चले जाओ, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप बस में जा रहे हो, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट में हो, ट्रेन में हो, आपको एसी चाहिए। किसके लिए? खुद के लिए चाहिए, ठीक है। आप घर में हो, आपको ह्यूमन कंफर्ट नहीं हो रहा तो आपको एसी चाहिए। लेकिन अगर आपको खाने पीने की वस्तुएं ठंडी करनी है, उनको सुरक्षित रखना है, तो आपको रेफ्रिजरेशन का यूज करना पड़ेगा। तो इस कारण से इस ट्रेड का जो नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है। पहले इसका नाम था मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, लेकिन इसका नाम भी मॉडिफाई कर दिया गया, क्योंकि मॉडिफाई हर एक चीज़ की जाती है ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो फिर इसका नाम क्या किया गया? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, RACT, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ा सा आपको हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन ये जो जानकारी थी ये देना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको ITI में प्रवेश करते समय इन सब बातों के बारे में पता हो। ये बातें भी आपको नोट करने लायक हैं, ठीक है, जिससे अगर कोई भी इंसान आपसे ITI से संबंधित कोई भी ज्ञान पूछना चाहे या आपका ITI के ऊपर की बात पूछना चाहे तो आप उसको आंसर दे सकते हो। तो ऐसी हम सेम क्लास कल करेंगे, जिसके अंदर हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टॉपिक कवर करेंगे, और साथ साथ में जो इंटरेस्टिंग बातें होंगी वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें, जो नए स्टूडेंट हैं वो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो अदर बच्चे हैं वो भी इसके अंदर जुड़ सकें, और वीडियो को हाइप जरूर करें। और अगर आप स्पेशल थैंक्स देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।